बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी बात हो रही है कोरोना सूरत हाल पर। कोरोना जिसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है, जिसको सेकंड वेव दुनिया में कहा जा रहा है कि दुनिया भर में इसकी दूसरी लहर आई है और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। अगर ग्लोबली बात करूं तो वहां पर भी रोजाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। थैंक्स गिविंग डे आगे, क्रिसमस आ रहा है, छुट्टियों पर लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बार बार कहा जा रहा है कि आप ट्रेवल ना करें। दूसरी जानिब एक हार्वर्ड की रिसर्च मेरे सामने है, उसमें कहा गया है कि आपका जो ट्रैवलिंग है वो एयर ट्रैवलिंग वो कहीं ज्यादा बेहतर है आपके ग्रोसरी स्टोर में जाने से या आपके इंडोर डाइनिंग करने से। खैर ये भी एक इंटरनेशनल रिसर्च है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 24 घंटों में तकरीबन 2954 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में इस वक्त कुल तादाद हो चुकी है तकरीबन 1,15,000। हमारी जो पॉजिटिव रेशो आ रही है वो 7.5% आ रही है कि टेस्ट जो किए जा रहे हैं पॉजिटिविटी की रेशो जो है वो 7.4% है, लेकिन लास्ट टाइम हमारी जो रेशो थी वो 24% तक जा गई थी, जिसके बाद हमें इमरान खान साहब ने लॉकडाउन लगा दिया था। खैर कल एक फैसला किया गया था कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे 26 नवंबर से। आज सिंध के अंदर भी सूरत हाल देखें तो वहां पर भी मार्केटें जो है वो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेंगी। पंजाब में भी ऐसी जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ये सिफारिशें दी जा रही हैं, तजावीज़ दी जा रही हैं ताकि कोरोना जो है उसको मजीद बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें यह है कि अगर आप कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो इट्स लाइक अ टेकिंग पिक्चर। आपने एक पिक्चर ली है फॉर द फर्स्ट, आप टाइम बीइंग वो पिक्चर आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बाद आप कहाँ जाते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं आपको नहीं पता, आप ख्याल नहीं रखते सोशल डिस्टेंस का। ये कहकर जी हमने कोरोना टेस्ट करवा लिया है और हमारा कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है, तो इट्स लाइक अ पिक्चर। आपने एक पिक्चर ले लिया, एट दैट मोमेंट टिल दैट मोमेंट आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, आप कोरोना नेगेटिव है, लेकिन अब कोरोना ने अपनी साख्त भी तब्दील कर ली है और अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो वो आता तो नेगेटिव है लेकिन आपको सिम्टम्स कोरोना वाले ही होते हैं। तो इस सेकेंड वेव को समझने की कोशिश की जा रही है कि इसका मुकाबला किस तरह से करना है, जो हुकूमत की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं और ऑपोजिशन का रोल यहां पर कैसा है। ऑपोजिशन लास्ट जब लॉकडाउन लगा था तब ये मुतालबा करती नजर आ रही थी कि हुकूमत ने लॉकडाउन क्यों खोल दिया, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए, लोगों की जानों से खेल रहे हैं, हुकूमत को लॉकडाउन रखना चाहिए था। और आज जब हुकूमत कह रही है कि आप जलसे जुलूस ना करें, हमारा ताउन दें हमारे साथ ताकि लोगों की सेहत को कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके, तो ऑपोजिशन कह रही है कि हम जलसे जुलूस करेंगे। खैर बहरहाल जो जलसा होना था मुल्तान में और लाहौर में उसकी इजाजत अब हुकूमत ने नहीं दी है ऑपोजिशन को। तो इन्हीं सारे मौजूदात पर आज हम बात करेंगे। मैं अपने जो गेस्ट हैं उनके इंट्रोडक्शन की तरफ चलूं। डॉक्टर जावेद हयात साहब हमारे साथ मौजूद है, कोविड एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर हैं। इसके अलावा यासिर गिलानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्या है भाई ये सेकंड वेव, सेकंड शिद्दत? अगर मैंने तमहीद सही बांधी है तो मजीद मुझे आगाही दीजिएगा कि अब ये जो नया वायरस ये जो आया एक सेकंड वेव में, इज दैट ट्रू कि अपनी शक्ल, अपनी साख्त और अपनी शिद्दत ताकतवर ज्यादा हो गया है? पहली बात तो ये कि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये नया वायरस ने कोई अपनी शक्ल तब्दील की है या पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। ठीक, वेव ज़रूर है, वेव जैसे समंदर की लहरें होती हैं, एक लहर उठती है, वो आती है, फिर उसके बाद चली जाती है, फिर सुकून होता है, फिर उसके बाद दूसरी लहर आती है। तो लहर तो एग्जैक्टली ये वही है। कुछ मुल्कों ने, आपने जैसे कहा कि बहुत से मुल्कों में सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही बहुत से मुल्कों में थर्ड वेव भी शुरू हो चुकी है। तो इसके सिर्फ सेकंड वेव ख़त्म होने के बाद ये कतई मकसद नहीं होगा कि थर्ड वेव नहीं आएगी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको समझना। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आपके पास सिम्टम्स होते हैं, आप कोरोना टेस्ट करवाते हैं, कोरोना टेस्ट नेगेटिव होता है, इट डज़ नॉट मीन कि आपको कोरोना नहीं है। या अगर आज आपका टेस्ट नेगेटिव है तो कुछ दिनों के बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं हो जाएगा या आपको कोरोना नहीं हो जाएगा। सो देयर इज नो गारंटी व्हाटसोएवर कि किसी को भी किसी वक्त भी कोरोना हो सकता है। एग्जैक्टली। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट के साथ रहना है कि हर बंदा वल्नरेबल है। अच्छा सर, आप ज़्यादा बेहतर आगाह कर सकते हैं जो आपने बताया अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कि अभी तक कोई भी इसके एविडेंस नहीं मिले हैं कि इसने अपनी जो है वो साख्त को तब्दील किया है या अपनी शक्ल को तब्दील किया है। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अब मैं कुछ डॉक्टर्स को इसी तरह टेलीविजन पर देख रही थी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, तो दे वर टेलिंग कि पहले ये होता था कि जब एक कोरोना पेशेंट आता था, एडमिट होता था, तो हमारे पास टाइम होता था
पहले फ्लू होता था, सांस की बीमारी होती थी, उनको 24 घंटे में भी हम कहते थे आप घर जाके आइसोलेट कर ले खुद को, लेकिन अब वो अटैक इतनी शिद्दत से कर रहा है कि हमें इतना वक्त नहीं मिलता। बहुत सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आता है, बस ये कहते हैं कि अभी ठीक था लेकिन सांस एकदम से उखड़ा और वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। ये किसी हद तक ये आपकी बात दुरुस्त है, मगर अब जो चेंज क्या हुआ है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें क्या तब्दीली आई है। अभी 80% पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको जो कहा जाता है वो क्रिटिकल हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सिर्फ 20% वो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। पहले ये अदर वे राउंड था, पहले सिर्फ 20% लोग थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी और 80% जो मॉडरेट आते थे। तो तब्दीली कतई तौर पे नहीं है, आज भी उसी तरह से केसेस आ रहे हैं जैसे पहले थे। फ़र्क पड़ा है कि लोग जो माइल्ड मॉडरेट वाले हैं वो घरों पे ही रहते हैं, बहुत से लोग टेस्ट करवा लेते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, क्योंकि एक तरह से 7-8 महीने का तजर्बा है। डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस आ गया है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है, उन्हें ये मालूम है कि हमने हॉस्पिटल कब जाना है, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो घर बैठ के अपना इलाज करें। पहले ये ऑप्शन थी नहीं, जिसको भी कोरोना था उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। इसलिए आप जो आप देख रही हैं ना, आपको जो नज़र आ रहा है कि शायद नौयत बदल गई, वो कतई नहीं, वही उसी तरह का कोरोना जैसे पहले था, उसी तरह की बीमारी आ रही जैसे पहले थी, कोई ख़ास फ़र्क उसमें नहीं पड़ा। कोई ख़ास फ़र्क नहीं इसमें पड़ा। ठीक है, मैं गिलानी साहब आपकी तरफ आती हूँ। हुकूमत को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हुकूमत ने जो फैसले किए हैं, सूबों को तमाम मिलाकर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं और अब ये सिफारिशात आ रही हैं कि फिर जो खेलों के मैदान तो खैर बहाल होने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट्स और इसके अलावा जो शॉपिंग प्लाजे हैं उनको भी बंद करना चाहिए। तो इस तरफ कोई हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करने जा रही? देखिए, बहुत शुक्रिया जी। इसको नोवल कोरोना वायरस कहा ही इसलिए जा रहा है क्योंकि अभी इसकी एग्जैक्ट उसकी जो डायनामिक्स हैं और उसका पूरे का पूरे जो इसके अपने बीमारी के प्रोटोकॉल्स हैं और किस तरह से इसको ट्रीट करना है, इसकी जो आपकी है इसको रोकने के लिए कोई ऐसी चीज़ें अभी 100% स्क्रीन पे नहीं है। जैसे अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब के पहले ये था कि बहुत कम पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती थी कि वो ऑक्सीजन पे जाएं। अब इसकी 2 रीज़न्स हैं, या तो अभी क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स हैं वो 80% के करीब अगर ऑक्सीजन पे हैं तो 2 रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, या तो वो पहले ज़रा उसको बियर करते हैं, जब क्रिटिकल होते हैं तब जाते हैं, या दूसरा ये है कि जो वायरस है उसका अपना अटैक थोड़ा सा इसके नेचर का हो गया है कि वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जाके ऑक्सीजन की। यानी हो जो भी सिनेरियो है, सारे सिनेरियो में होता क्या है कि गवर्नमेंट ने एक चीज़ को रियलाइज़ करना होता है। चारों सूबों को बैठ के NCOC आपका एक इदारा बना हुआ है जो सबको देखता है, एनालाइज करता है चीज़ें क्या है, किस तरह से हैं, इन्फेक्शन रेट क्या है, डेथ रेट क्या जा रहा है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, कितने ऑक्सीजन के लेवल्स हमारे जो है वो ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास मौजूद हैं, कितने नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कितने हॉट स्पॉट्स हो सकते हैं, कहाँ पे वुलनरेबल हो सकता है, किन शहरों में ज़्यादा हो सकता है, कौन से एरियाज सेंसिटिव हैं जहाँ से स्टडीज़ ये बता रही है। क्योंकि जैसे बताया गया कि अभी क्योंकि पहले हमने कोई 4-5 महीने इसको बड़ा ही भुगता है और पूरी दुनिया ने बहुत भुगता है, उसके बाद फिर हम इसको देख रहे हैं। तो ये सारे जो पिछला एक्सपीरियंस उसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे एक एक्सपर्ट्स की टीम है और 3 डिफरेंट टीमें वहाँ पे बैठी हैं। एनालिटिकल एक्सपीरियंस वो एनालाइज करती हैं, एक टीम अलग से एनालिसिस करती है, दूसरी अलग से, तीसरी अलग से है, मेडिकल एक्सपर्ट्स अलग से बैठे हुए हैं। तो सारे मिलकर डिजिटल एक्सपर्ट्स अलग से हैं। एनालिटिकल डाटा जब सामने आता है उस डाटे की रोशनी में वो जो निस्बतन जो बेहतर फैसले हैं वो किए जाते हैं। और कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उसकी इकानमी ख़राब हो, उसके स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों की तालीम पे फ़र्क पड़े, ऐसी चीज़ें बंद करनी पड़े। लेकिन ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द लाइफ। तो ज़िंदगी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस तरह से पहले कोरोना की वेव थी और उसमें भी आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने, आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट उस वक्त किया गया CM सिंध को, क्योंकि वो सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया, उन्होंने चीज़ों को कर दिया कि नहीं जनाब लॉक करें, हाथ जोड़ के लोगों से कहा। तो वो अगर वो एक कॉन्शियस था तो उसके बाद जो अप्रिसिएशन आई कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने एनालाइज करके चीज़ों को किया। और एक आज आपको बताऊं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आज फैसला किया है कि 25 नवंबर को पाकिस्तान डे मनाने का, कि जिस तरीके से, जिस बेहतर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक जिस तरह से हमने बना के वहाँ पे किया है कि जिस बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसको वो सेलिब्रेट कर रही है। बिल्कुल, ये अच्छा इकदाम है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डे बनाने का फैसला किया गया है। अच्छा गिलानी साहब, नून लीग की तरफ भी मैं आऊंगी, डॉक्टर मजहर इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब ये जो नई रिपोर्ट मेरे सामने आई है इसके मुताबिक जी जो मास्क आपने खरीदे हैं, जो आपने ग्लव्स खरीदे हैं, जो आपने सर्जिकल मास्क खरीदे हैं, उसमें भी आपने तकरीबन जो 3 से 5 रुपए का
ماسک مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے وہ آپ نے 22 روپے میں خریدا ہے اور 400 والا ماسک 650 روپے میں خریدا ہے. یہ بھی گھپلا سامنے آیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تقریباً 3 ارب 6 کروڑ 38,50,000 روپے کی اشیاء خریدنے کی منظوری دی گئی تھی اور اتنے مہنگے داموں یہ ماسک خریدے گئے. اگر اس طرح کی کوئی بھی ایک ایسی چیز ہے اس کو یقینی طور پہ منظر یہاں پہ آنا بھی چاہیے. جو کلپریٹس ہیں جو کوئی بھی ہے اس کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسی چیز کیا بالکل اس کے سامنے آئے, اس کو ہم پکڑ کے اس کو سزا دی جانی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں اور گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے. ابھی آپ نے آپ کی جو کمیٹی ہے اپوزیشن کی, جو ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, اس نے 25 ارب کی ریکوری کی ہے اور ریکارڈ ریکوریز آپ کی ہوئی ہیں, اینٹی کرپشن کی ریکارڈ ریکوریز ہوئی ہیں. بالکل ہونی چاہیے, گورنمنٹ کر بھی رہی ہے. اگر اس میں بھی کوئی ایسی چیز ایویڈنس آتا ہے آئی بلیو جو متعلقہ ادارے ہیں وہ بالکل کریں گے. بالکل کریں گے. کی ابھی 37 سیاستدانوں کے خلاف انکوائری سٹارٹ کی ہیں, ابھی ان سے ریکوری کی نہیں ہے. جو 5 سالوں کا جو اگر آپ دیکھیں پچھلے 5 سالوں کے اس کے مقابلے میں تو وہ شاید 100% سے بھی زیادہ ہے. بہت زیادہ ریکوریز ہوئی ہیں. میں تو اس چیز کے اوپر تو ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم لوگ تو یہی سٹانس لے کے یہی مینیفیسٹو لے کے آگے آئے ہیں کہ اگر کسی بھی شعبے میں کسی بھی جگہ پہ اس طرح کی چیز ہے, اگر مال پریکٹس یوز کی جا رہی ہے, کوئی 2 نمبری اگر کسی نے بھی کی ہے, ڈیفینیٹلی اسے پکڑا جانا چاہیے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ نے ڈیسیژنز کس طرح سے کرنے ہیں, آپ نے چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے, آپ نے اپنی نیشن کو سیو کیسے کرنا ہے, آپ نے ان ڈیسیژنز کو بہتر طریقے سے اس بیماری کے پریونشن کیسے کرنی ہے, روکنا ہے, اور اس سے نکل کے چیلنج سے نکل کے دوبارہ اپنے لائف میں پوائنٹ آ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ڈاکٹر مظہر اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اب کوشچن میرا جو گیلانی صاحب سے تھا وہی سیم میں آپ سے کروں گی, اس کے بعد میں اپوزیشن کے جلسے جلوس کی طرف آؤں گی. ابھی یہ جو انکوائری یہ سامنے, آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ انکوائری ابھی شروع ہوئی ہے کہ نہیں, کیونکہ ابھی جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو ہے کہ پنجاب حکومت نے جو سامان خریدا تھا اور تقریباً 3 ارب 6 کروڑ کچھ 38 لاکھ میں یہ سامان خریدا تھا, تو جو 3 سے 5 روپے والا ماسک تھا وہ 22 روپے میں خریدا تھا, 400 والا ماسک 650 روپے میں خریدا تھا. اپوزیشن کے پاس بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ بالکل بجا فرمایا ہے بھائی نے کہ یہ جو احتساب کا عمل یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اس میں تو دو رائے نہیں ہے کسی بھی پارٹی کی, اور اس میں ہمارا بھی موقف یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ جو ہے آپ کا اس کو جو ہے سکروٹنائز کریں, اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ جو ہے پرچیزز میں کوئی گھپلا تو نہیں ہوا جو بھی, اور اس طرح کی سچویشن جو تھی کووڈ کی آپ کو معلوم ہے, اس میں بھی بے شمار جو اس وقت پریشرز تھے اور پھر شارٹیج آف آرٹیکلز تھیں اور پروویژن آف جو تھیں ان کی بڑی مشکل ہو رہی تھی. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حقیقت پسندانہ انکوائریز ہونی چاہیے, اور اس میں جو بھی لوگ ہیں, جو بھی ٹیکنیکل لوگ تھے, جو بھی اس میں اس طرح بہت سی جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی, ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ان معاملات پر جو ہے وہ کافی سوالات اٹھائے گئے ہیں. اسپیشلی جو ہے یہ ہماری جو تھی نیشنل ڈیزاسٹر جو ہے مینجمنٹ کے اوپر بھی بہت سارے کویسچنز اٹھے تھے, وینٹیلیٹرز کی پرائس کے اوپر, بیڈس کی پرائس کے اوپر, پھر آپ کا یہ جو تھا ایکسپو سینٹر میں جو آپ کا سینٹر بنا تھا اس کے اوپر جو ٹوٹل کاسٹ آئی. بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں, بہت سی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, اور اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا جو فورم ہے اس کو انڈر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز یا جو بھی ہیں, یا اس پر اسپیشل کمیٹیز اسپیکر کو اور اس میں جو ہے اپوزیشن کے ممبران کو شامل کر کے اگر آپ یہ تحقیقات کریں گے تو وہ زیادہ صاف اور شفاف ہوں گی, یا آپ مختلف اداروں سے بھی اگر کروائیں گے تو فی الحال تو یہ میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں پہ پالیٹکس نہ کی جائے, بجائے اس کے کہ ہم اس وقت جو ہے جو کرائسس سامنے آ رہا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے, اور ہمارا جو ہے جس طرح کے یعنی جو ہے نمبر آف کیسز بھی بڑھ رہے ہیں, سیریسنیس آف کیسز بھی بڑھ رہی ہے, اور دوبارہ چیزیں جو سٹریم لائن کرنی پڑیں گی. بہت ساری چیزوں کو آپ جو ہے وہ ڈسمینٹل کر چکے تھے, بہت سارے جو ہیں فیسلٹیز کو, اور جیسے ٹیسٹ کی کٹس اویلیبل نہیں تھی, اب سنا ہے دوبارہ آ گئی ہیں. نمبر آف ٹیسٹ کم ہو گئے تھے, اب شاید وہ زیادہ ہوئے ہیں تو نمبر آف کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہو گئے. تو یہ ساری چیزوں کو اب دوبارہ ہمیں سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. سر دس از ویری گڈ کہ آپ نے خود ہی یہ ہائی لائٹ کر دیا, ورنہ میں نے یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کرنی تھی. لیکن اپوزیشن کا سٹانس اس پہ, اپوزیشن جلسے جلوس کرنے پر بازد ہے, اور پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا تب ہماری ریشو تھی پازیٹیوٹی 24% اور 12% پر آ گئی تھی, تو حکومت نے لاک ڈاؤن کو سافٹ کر دیا تھا, لیکن اپوزیشن بازد تھی کہ لاک ڈاؤن لگا رہنا چاہیے ہے. اور ابھی جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ ہماری 7% ہے, اپوزیشن بازد ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن نہ کریں, ہمیں جلسے جلوس کرنے دیں. اس میں بیسیکلی دونوں طرف سے جو ہے نا وہ معاملات ہیں, حکومت کی طرف سے بھی وہ سیریسنیس نہیں دکھائی گئی.
یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں دونوں پارٹیز جو ہیں, حکومتی پارٹی بھی اور اپوزیشن پارٹیز بھی, وہ کھلے عام جلسے جلوس ریلیز کرتی نہیں. اس طرح پھر حافظ آباد میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا جلسہ کیا. تو جو اپوزیشن کے جلسوں کا تو شیڈیول جو تھا اور تحریک کو آگے بھی پوسٹ پون کیا گیا تھا ڈیو ٹو کرونا. اور پھر جو ہے جس طرح کے حالات ملکی بنے اور اس میں جو پریشرز آئے جس طرح کے کہ بھئی ادروائز جو ہے چیزیں بہت ہی ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہیں, تو وی مسٹ پٹ دا پریشر آن دا گورنمنٹ. اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے, میں آپ کو حقیقت پسندانہ طریقے سے بتاتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی جلسے جلوس کریں نیچرلی عوامی اجتماعات پر ایس او پیز کا جو عمل دخل بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس میں جو ہے ہم نے ماسک بھی پرووائڈ کرتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کہتے ہیں, لیکن ہوتا نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اب جو ہے جیسے ہی یہ وبا کی جو ہے اطلاعات اور میڈیا دوبارہ سینسٹائز کرے گا تو سارے لوگ میرا خیال ہے واپس اپنے اپنے مقام پر آ جائیں گے, کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی جو ہے مورٹیلٹیز ہوں, موربیڈیٹیز ہوں, کیونکہ ایوری باڈی از ایکسپوزڈ. آپ عوام ہی نہیں ایکسپوز ہوتی, لیڈرز بھی ایکسپوز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ بھی یہ تھے ہمارے جتنے سینٹرل قیادت تھی ہماری ساری ایک دفعہ میرا خیال ہے متاثر ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کی بھی, نون لیگ کی بھی, پی ٹی آئی کی بھی, اور سارے ہی اس فیز میں سے گزرے ہیں. اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مس ہیپ ہو جاتا ہے بعض کا. حکومت کو بڑا ویلڈ پوائنٹ دے رہی ہے, کیونکہ اگر اپوزیشن جلسے جلوس کرتی رہے گی تو آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے عوام کی صحت کو کھیل رہے ہیں, کیونکہ اس ٹائم صحت پر کوئی کمپرومائز حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو بال ہے یہ حکومت کی طرف جا رہا ہے کہ حکومت تو پہلے کہہ رہی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کریں, جلسے جلوس نہ کریں, لیکن اپوزیشن بازد ہے. اب عوام کو اگر کسی کووڈ کی جو ریشو ہے پازیٹیوٹی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر حکومت تو کہے گی کہ اپوزیشن قصوروار ہے. میں نے تو ابھی بتایا کہ جیسے یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو نیچرلی چیزیں واپس اپنی جگہ پہ سارے لوگ آ جائیں گے. یہ بیسیکلی پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں, کیونکہ حکومت بھی اپنا رویہ سنجیدہ نہیں دکھا رہی تھی, اور اس کے وزراء اور ان کے لوگ بھی. ابھی کل جو ہے ان کی جو ہماری پروونشل جو پہلے سینٹرل جو تھی میڈیا ایڈوائزر تھی, انہوں نے ایک ریلی نکالی, اجتماع کیا, وہاں پہ جا کے جلسہ کیا. تو پھر اس طرح کا جب چیزیں انفارمیشن منسٹر کی طرف سے سامنے آئیں گی تو پھر کیا اپوزیشن سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اسپیئر ہینڈ دے دیں. جو ہے ان کے سارے جو معاملات چل رہے ہیں, جتنا پبلک پریشر ہم پہ ہے اس وقت, فردوس عاشق اوان کی آپ بات کر رہے ہیں جی, اور جتنا پبلک پریشر اپوزیشن پہ ہے اس وقت, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا حکومت کے حالات, معاشی جو حالات ہو رہے ہیں, لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء تک اویلیبل نہیں ہے, اسینشیل کوموڈیٹیز 200 گنا اگر لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے تو پھر تو یہ مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اس وقت جو صورتحال ہے, تقریباً 8 افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں لاہور میں, 241 نئے مریض لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں. اب لاہور کے 12 سرکاری اسپتالوں میں 161 کرونا کے مریضوں کی حالت جو کہ انتہائی نازک ہے, اور لاہور کی آبادی سب جانتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. 11 کروڑ کی آبادی ہے جس کے لیے صرف 1280 وینٹیلیٹر دستیاب ہیں پنجاب کے اندر. یہ صورتحال ہے. اگر آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں, جب سمر میں جب یہ کرونا وائرس جب وبا آئی تھی, اس کو آپ کے پاس صرف 300 وینٹیلیٹرز تھے. اب اس طرح آپ کی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی وہ بھی بڑی محدود تھی. جی, اس میں 8 نئی لیبارٹریز بنی, آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو بڑھ کے 30,000 تک چلی گئی, اور وینٹیلیٹر جو آپ تقریباً 1300 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں. اس وقت جو آکوپینسی ہے آپ کے وینٹیلیٹرز کی وہ 10% کا ہے. پہلے 3% تھی, اب 3 سے 10% ہے. 90% آپ کے پاس وینٹیلیٹر اویلیبل ہیں. یہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے. پچھلی وبا میں بہت سے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی انگیج کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ بھی پیشنٹس لیں گے, اور ان کو کنورٹ کر دیا گیا تھا ایز اے کرونا سینٹرز. تو ہماری جو 6-7-8 مہینے کا جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی فیسلٹیز ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں. بہت سا تجربہ بھی آ چکا ہے, ڈاکٹرز کا بھی تجربہ, پیرامیڈکس کا بھی ہے, ٹیسٹنگ کا بھی ہے, اور بیڈس کی کیپیسٹی کا بھی. اچھا, ابھی ریسنٹلی لاسٹ میٹنگ میں یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ابھی تک میو ہاسپٹل میں کوئی 100 سے کم مریض ہیں, 92 پیشنٹس ہیں. ان کے پاس 400 کی کیپیسٹی ہے میو ہاسپٹل میں. اگر میو ہاسپٹل جب فل ہو جائے گا یا 50% پہ وہ جائیں گے تو دوسرا ہاسپٹل کھول دیا جائے گا. دوسرا ہاسپٹل کون سا؟ دوسرا اس کے بعد جنا کھلے گا. جنا کے اگر اس میں کیپیسٹی کم ہوگی تو تیسرے ہاسپٹل کھل جائے گا جو سروسز ہوگا. اس کے بعد اسی طرح بتدریج ہاسپٹل جو ہے نا وہ انگیج کرتے جائیں گے. یہ یاد رکھیے کہ کرونا کے ساتھ ساتھ دوسری بیماریاں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. لوگ ان کی بیماریوں کی وجہ سے بھی
उनको मुश्किलात का सामना है। तो ये बड़ा एक बैलेंस रखना पड़ता है कि आप लोगों को पूरा रिलीफ दें, उनकी पुरानी बीमारियां जो क्रॉनिक बीमारियां उनका इलाज भी होता रहे और उसके साथ साथ कोरोना को भी। इस वक्त हमारे वो तजर्बे के बाद पहला जो बड़ा कामयाब तजर्बा जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि पूरी दुनिया उसको मान रही है, हमारे जो SOPs जो हमारी गाइडलाइंस जो बनाई गई थी उसकी दूसरी ज़बानों में तर्जमा हो रहा है इस हद तक। तो उस तजर्बे की बिना पे हम इंशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस वेव को अब प्रीएम्प्टिव किया जा रहा है। आज स्कूल्स का जो आपने जिक्र किया कल तक कि जो स्कूल्स बंद क्यों किए गए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि पब्लिक को ये पता चले कि स्कूल क्यों बंद किए गए हैं। जी प्लीज। अभी सितंबर में जब स्कूल खुले थे उसके बाद स्कूलों में वो सैम्पलिंग की गई, तो उस वक्त तकरीबन 29,000 बच्चों की सैम्पलिंग की गई, उसमें से सिर्फ 51 पॉजिटिव आए थे जो कि 1.8% बन था। उस पर कहा गया स्कूल को चलने दिया जाए। जब 3% का थ्रेशोल्ड होता है जिस पे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, ये पाकिस्तान का नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड उस थ्रेशोल्ड पे काम करते हैं। अभी क्या हुआ है, पिछले हफ्ते 3.3% पे पहुंच गए, तो वी क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड। अब इस चीज़ का इंतज़ार आप नहीं करेंगे कि 3% से 5% पे चला जाएगा फिर हम तो इस वक्त यही फैसला किया गया है कि हमें प्रोएक्टिव होना है। हमने इंतज़ार नहीं करना कि आप ये पीक पे पहुंचेगी उस वक्त एक्शन लेने। एक्शन जो है ना वो पहले से लिए जाएंगे और बड़े उसी तजर्बे की बिना पे जो ना एक्शन लिए जा रहे हैं। तो ये कतई तौर पे नहीं है कि इस दफ़ा वी विल लॉन्च। अच्छा डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। अभी आपने बताया कि म्यू हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद कितनी बताई थी, क्योंकि मेरे पास जो है म्यू हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की तादाद 75 है। नहीं, मैंने वेंटिलेटर्स की मैंने बेड्स की तादाद बताई है, जो उसके कोरोना बेड्स हैं। वेंटिलेटर आपने 75 ठीक कहा है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है जो मेरी जहाँ तक याद पड़ती है कोई 12-14 पेशेंट सिर्फ उनके वेंटिलेटर्स पे हैं, जो 10% से भी कम है। मैं बेड्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बेड्स की तादाद मिल सकती है। एक्सपो सेंटर की बात हुई थी। एक्सपो सेंटर को अभी तक एंगेज रखा गया है, इसलिए बंद पड़ा था पिछले 4-5 महीनों से। जस्ट इन केस उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको हम फौरी तौर पे उसको दोबारा वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इस वक्त तैयारी मुकम्मल है। खुदा ना करे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मगर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास सब कुछ मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात भी ठीक है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सारी चीज़ें मौजूद है। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन भी ये कह रहे हैं कि अगर इजाफा होता है तादाद में, उनकी रेशो में, पॉजिटिविटी रेट में ज़्यादा होता है तो सहूलियात अभी भी कम है। इस पर मैं हुकूमती मौक़िफ़ जानूंगी गिलानी साहब से, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं कोरोना केसेस जिनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अपोजिशन का इस पर क्या स्टांस है और मरियम औरंगजेब ने आज क्या कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। मुल्क में इस वक्त जो टेस्टिंग है वो 0 पे है। जो डेटा आता है NCOC सेंटर में वो खुद लिखते हैं, बैठ के बनाते हैं, लेकिन जिन कोरोना के पेशेंट्स जो इस वक्त मुश्किल में मुब्तला हैं, हम उनके साथ हैं, खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन वो पेशेंट्स भी जानते हैं कि मुल्क के अंदर जो गैर मामूली शिद्दत इस कोविड-18 की है, नालायकों की है, नाअहलों की है, उनकी कारकर्दगी 0 मनफी की है, उससे छुटकारा हासिल करना लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि उनकी नालायकी और नाअहली। क्या कहेंगे गिलानी साहब? मरियम साहब आप फरमा रही थी कि आप लोग NCOC वाले खुद बैठ के ये फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाते हैं, असल में हालात जो हैं और जो बेड्स और सहूलियात है वो 0 हैं। अच्छा जी, मैं इस पे क्या कहूँ, जो चीज़ एक अप्रिशिएट की जानी चाहिए और जो वे फॉरवर्ड है, मैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आज के प्रोग्राम पे डॉक्टर मज़हर साहब हैं उनको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनके स्टांस को अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आल्दो वो अपोजिशन के मेंबर हैं, लेकिन ये एटीट्यूड है जो हमें चाहिए जब मुल्क एक कुदरती आफात से निपटते हैं, जब कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है। एक ग्लोबल पैंडेमिक है, ये सिर्फ कंट्री वाइड भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे कंट्री का भी नहीं है, तो इसके लिए ये अप्रोच होनी चाहिए जो हमारे PMNN के दोस्त यहाँ पर डॉक्टर मज़हर साहब ने बताया कि इस तरीके से रियलाइज़ करना चाहिए, चीज़ों को रियलाइज़ करके चैलेंज को देखना चाहिए, लाइव्स को देखना चाहिए, उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। NCOC की अब आप मरियम औरंगजेब की बात पे या यकीन कर लें, या जो मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की बात पे यकीन कर लें कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के
की जो पॉलिसी है पूरी दुनिया के लिए उसे आइडियल करार दिया है, और वो 25 नवंबर को पाकिस्तान डे मना रहे हैं। और वो जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जो जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की हैं उनका वो दूसरी ज़ुबानों में तर्जमा करके ताकि बाकी लोग भी उससे इस्तेफादा हासिल करें। हमारे यहाँ तो अब ये है कि जब आप एक प्रोसेस में से गुजर गए हैं, जब आप लर्न करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें। बिल्कुल यकीनी तौर पे ये बात आपकी ठीक है कि हमारे पास आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं हैं। आपके नॉर्मल कंडीशन में भी हेल्थ को कैटर करने के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्मल डेज के अंदर हमें प्रॉब्लम रहता है, और पेंडेमिक की शक्ल में तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है। आपको एक्सपो सेंटर्स को बदलना पड़ा, आपके खुले मैदानों में हॉस्पिटल्स बनाने पड़े, और प्रॉब्लम्स करनी पड़ी। हमारे सामने थे सारे पहले जो इफेक्ट्स किए थे जी। अब हमें लर्न करना है कि कौन सी चीजें हैं, जब क्योंकि ये एक तरह आपको पता है कि ये मल्टीप्लाइंगली फैलता है। हम लर्न कैसे करेंगे जब पीएमएलएन ये कह रही है कि कोविड-19 से खतरनाक कोविड-18 है। 2018 में आप इंतखाबात करके जीत कर आए थे, क्या कहेंगे मजहर साहब आप इस पर? अब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ? मजहर साहब आप चलिए ऑपोजिशन से पूछ लेते हैं, आप क्या कहते हैं? इसमें तो कोई बिल्कुल ये भी हकीकत है कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि दिस इज ए प्रूवन फैक्ट कि दिस इज द वर्स्ट गवर्नमेंट वी एवर हैव इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि जो 2.5 साल में कोई भी डेवलपमेंट गवर्नेंस के हवाले से, मईशत के हवाले से, और बाकी जितने भी गोल्स इन्होंने सेट किए थे ये 100 डेज एजेंडा में, आप देख लें हमारी अभी तक यानी जितनी पॉलिसीज़ थी, पॉलिसी रिफॉर्म से लेके बल्दियाती इंतखाबात से लेके आपके जो हैं हेल्थ पॉलिसीज़, फिर आपकी जो है बेशुमार जो इनके गोल्स थे, सुना ये जो था आपका सुना ये बिलियन ट्री मंसूबा और 10 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, यानी कभी ये सारे जब हम देखते हैं और जो लोगों के हालात हुए हैं और जो बेरोजगारी बढ़ी है और जो पॉवर्टी लाइन से लोग करोड़ों की तादाद में नीचे गए हैं, इसमें तो आप गली में किसी से दिस इज द यानी वॉइस ऑफ द पीपल, वो कहते हैं ना ज़ुबान खल्क को नकारा है खुदा समझो, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा। और दूसरा भी कोई शक नहीं है कि आप किसी एंकर किसी जो है आप जो है साबिर राय कोई अच्छे बंदे से पूछें कि कौन सी गवर्नमेंट आज तक बेहतर डिलीवर कर सकी है पाकिस्तान में, तो वो भी आपको वो बड़ा वक़्फ़ कहेगा कि पीएमएलएन से बेहतर आज तक तो पीएमएलएन ने जो इल्जाम लगाया है लिहाज से कोई गवर्नमेंट नहीं आई, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसमें ये बड़े बड़े एंकर्स जो कि पीएम ये जो है इमरान खान साहब के कसीदे गाते हुए नहीं थकते थे, अब उनके जितने इंटरव्यूज आप सुन लें, अब 2.5 साल काफी अरसा होता है, इसमें ये हम क्यों सड़कों पे आए हैं, हमें कोई शौक नहीं है। If they are performing well, they should carry on। हमें क्या जरूरत है कि हम की गवर्नमेंट को टॉपल करते फिरें। अच्छा जी, 2-3 चीजें फिजा जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाई कि कह रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त दूध और शहद की नहरें शायद बह रही थी 30-35 साल जो साबका गुजरे हैं वो हमने तो नहीं देखी हैं, लेकिन उसके अंदर करप्शन कहाँ पे थी, उसके अंदर कौन सा एक ऐसा इदारा है जो कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था, उसमें डॉक्टर साहब का हेल्थ से ताल्लुक है, हेल्थ स्ट्रक्चर ही बता दें, क्योंकि 35 साल पिछले तो इमरान खान नहीं थे, ये तो यही लोग थे, यही गवर्नमेंट थी, तो हेल्थ स्टैंडर्ड्स को कहाँ पे लेके गए, मुल्क की मीशत को कहाँ पे लेके गए, कर्जों को कहाँ पे लेके गए, फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस हद तक बंद कर दी, बिजली के बाकी मामला कहाँ तक चले गए, आप सब आपके सामने है। डैम्स अभी शुरू किए गए, 2 बड़ी नहरें अभी निकाली गई, जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जब आप एक बैठते हैं विजन के साथ बैठते हैं मुल्क को सही ट्रैक पे लेके आते हैं। अभी आप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह से पाकिस्तान में ग्रो कर रही है, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ, आपका जो डेफिसिट था वो सबसे ज्यादा जो कम हुआ अभी सरप्लस में आपका चला गया। आपने लोकल इंडस्ट्री को जब आप डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, उसके बाद आपको रोजगार मिलता है, बाकी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ये जिस तरह से ये चीजें ये गवर्नेंस करते रहे हैं वो तो सबके सामने है, और हमने जिस तरह से फैसला दिया है वो सारा सबके सामने है। और एक और चीज डॉक्टर साहब तो कहेंगे क्योंकि उनकी पार्टी है, जबकि पेंडेमिक के ऊपर इनका स्टेटमेंट मैं फिर कहूंगा कि वो बड़ा अच्छा था, लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे हैं FATF की में किसने फंसाया और अब उसमें से निकाल कौन रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी गवर्नमेंट में बेहतरी आ रही है? इंटरनेशनल जो रैंकिंग्स हैं आपकी मोडीज हैं या बाकी जो इदारे हैं वो बता रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी कहाँ पे आ रही है, सीमेंट की सबसे ज़्यादा खपत कहाँ पे होना शुरू हो गई है, इंडस्ट्री किस तरह से चलना शुरू हो गई है। ये सारे वो इंडिकेटर्स होते हैं जो इशारे होते हैं। अगर बैठ के खाली हवा में बात कर रही इधर का चौका उधर, उधर का छक्का उधर, वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे तो नो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। चौका हो या छक्का हो, बाउंड्री पार करेगा तो ही होगा। नहीं, वो 9 पार पे
गिलानी साहब ऑपोजिशन का मौके सर विजन और दूसरी बात ये कि ये जो अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि एनसीओसी खुद फैक्ट्स एंड फिगर बना रही है, आप तो डॉक्टर हैं, इस पर आप ज्यादा रहनुमाई कर सकते हैं, आपको खुद पता होगा। इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मुईशत जहाँ पर है लोगों को पता है, हमारे बातें करने से आप उनका ओपिनियन नहीं चेंज कर सकते। जो हालात ग्राउंड रियलिटीज हैं वो हर बंदा फेस कर रहा है और वो आपको जो है वो इनकी बातों से नहीं वो कवर होंगी। और दूसरा ये है कि कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी 4 साल की, ये 4 महीने की जून टू नवंबर की जो फिगर्स कल मैं डॉन में देख रहा था, ये आपकी कोई 18% इस वक्त एक्सपोर्ट्स सिर्फ पिछले महीने में जो है वो इस महीने में टेक्सटाइल कुछ इम्प्रूव की, पिछले महीने में प्लंज था नीचे। और टेक्सटाइल की क्या बात करते हैं कि 20 लाख गांठें हमने इस दफ़ा, हमारी प्रोडक्शन ही नहीं है। कॉटन के ऊपर इतना रिसेशन प्रोडक्शन में आज तक नहीं आया जिस तरह किस दौर में आया। ना हम बीज दे सके किसानों को, ना पेस्टिसाइड दे सके, ना हम फर्टिलाइजर्स दे सके। 3 दफ़ा किसानों ने बेचारों ने वो बीज बोए तो जाके तीसरी दफ़ा जाके उसमें से जो है कोई, और फिर 20 लाख जो गांठें हैं उसकी शॉर्टेज हुई है इस वक्त वाली स्टेटमेंट पर। अच्छा, दूसरा मैं उस पर आता हूँ कि उसमें देखें जो ये है ना आपकी ये जो कोविड है, कोरोना इन्फेक्शन, नाउ इट्स सॉर्ट ऑफ एंडेमिक, नाउ दिस विल परसिस्ट इन द सोसाइटी। जावेद साहब बैठे हैं इधर, वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि अब वो वाली वेव जिस तरह हमारे हॉस्पिटल्स भर गए थे और हमारे जो है वो वाली इंशाल्लाह विद द एक्सपीरियंस एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह नहीं आएगी। लेकिन ये सोसाइटी में जिस तरह डेंगी को हमने उस वक्त कवर किया था, लेकिन डेंगी स्टिल इन द पॉकेट्स एंड इट कम्स एंड गोज, ये भी सोसाइटी में जब तक वैक्सीनेशन का अमल पूरा वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती ये चलते रहना है। तो ये दुनिया को भी हमने साथ साथ चलाना है और सारे मामलात को भी देखना है। तो ये जो फिगर्स हैं ये डॉक्टर साहब से पूछे। डॉक्टर मैं यही पूछ रही थी, डॉक्टर साहब कैसे आप एनसीओसी को देते हैं डेटा, क्या आप लोग देते हैं या वो खुद हॉस्पिटल से कलेक्ट करते हैं? बड़ा एक पॉइंट है मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो उठा दिया। जी हाँ, मैंने उनकी वो तो नहीं सुना कि किस बेसिस पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एक और इसमें एक ज़मनी में आपको बताता चलो, 2-3 दिन पहले बहुत से एक स्पिन हुई थी, एक खबर छपी थी कि पंजाब गवर्नमेंट ने अचानक 290 केसेस उन्होंने डाल दिए हैं जो उन्होंने छुपाए हुए थे। और उसमें एक अखबारों ने मतलब है फील्ड डे जिसे कह सकते हैं ना, मैं थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड बता दूं ताकि लोगों को ये पता चल सके वो केसेस कहाँ से और क्यों आए थे। लेकिन अभी तक जो केसेस जो रिपोर्ट किए जाते हैं वो केसेस होते हैं जो PCR पॉजिटिव होते हैं। एंड वी ऑल्सो नो कि 30% लोगों में PCR पॉजिटिव नहीं होता। ये वो डेथ्स थी जिनमें PCR पॉजिटिव नहीं था लेकिन बाकी सारे इंडिकेटर जो थे वो कोविड की तरफ जा रहे थे। तो उस पर फिर एक क्राइटेरिया बनाया गया, एक कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी इसको कोविड डिक्लेयर कर दिया जाए। कोई छुपाया नहीं था, कोई स्पेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। इसके बारे में बड़ी वजाहत बहुत जरूरी है। सर डेटा कैसे ही देते हैं आप एनसीओसी को? क्वेश्चन मेरा ये था। जी डाटा बिल्कुल सही जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी का अपना डैशबोर्ड है, फिर जो स्पेशलिस्ट उनका अपना डैशबोर्ड है, वो उनका डाटा हमेशा जाता है जो डाटा उनके पास पहुंचा। देखिए आपको बैकग्राउंड ये बता दूं, शुरू में सभी लैब्स के लिए जहां कहीं भी जो PCR टेस्ट जाता था दे वर मैंडेटरी, वो रिपोर्ट करेंगे। तो कोई एक सिंगल टेस्ट भी जो था पॉजिटिव होता था वो मिस नहीं होता था। 100% वो डाटा जो हॉस्पिटल की एडमिशंस हैं वो भी छुपी नहीं रहती, वो भी डेटा गवर्नमेंट को हॉस्पिटल से भी और जो टेस्ट होते थे लेबोरेटरी से भी वो भी जाता है। ठीक है, लेकिन स्टिल क्वेश्चन ये है कि अगर पंजाब की आबादी 11 करोड़ है तो बेड्स हमारे पास 1200 क्यों है? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, जलसा ऑपोजिशन क्या क्या होगा? हुकूमत तो जो है वो जलसा करवाने के हक में नहीं है। देखिए अभी तक तो स्केड्यूल ही है मुल्तान का जलसा, और लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये जो है मियां साहब की वालदा के इंतकाल के बाद PDM जो है वो दोबारा इसको कंसिडर करेगा। आज ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही थी कि इसको दोबारा कंसिडर करके फिर अनाउंस किया जाएगा। देखें, लेट्स होप कंसीडर करके उसके बाद। सर वैसे टॉपिक से मैं हट जाऊंगी, है तो हमारा बेसिक कोरोना, लेकिन PTM इस मूवमेंट का नतीजा क्या होगा? हुकूमत को क्या बाकी आप घर भेज सकेंगे?
इस सूरत हाल में? देखिए, ये जितनी आप ये चीज़ें देख रही हैं अपोजिशन की तरफ से, ये एक तो लोगों को उनके अंडर प्रेशर हम कर रहे हैं, दूसरा ये हुकूमत पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उस वक्त से इनकी थोड़ी सी मशकें कसी गई हैं और उसके बाद ये कुछ सीधे हुए हैं, वरना तो देवर बिल्कुल कैजुअल एटीट्यूड था इनका और लेयर और प्लेयर में ये वो खेल रहे थे, और अब जाके इनको एहसास हुआ है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हाथ से निकलती जा रही हैं। और देखें, जब भी मेरा एक ही मौकफ होता है इस पे कि आप एक टीम को जब मैदान में उतारते हैं ना, उसका जितना मर्जी स्पॉन्सर स्ट्रांग हो, जितना मर्जी मैनेजर स्ट्रांग हो, अगर वो टीम ग्राउंड में परफॉर्म नहीं ना कर रही तो उसको अंडे और टमाटर जब लोग मारने शुरू करते हैं, गंदे अंडे और टमाटर, तो वो टीम नहीं मैदान में रुक सकती। गिलानी साहब, वो देखिए उसने जाना ही होता है, वो आप ये ना पूछा करें कि कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, कौन ले जाएगा। आप ये देखें कि अगर ग्राउंड में परफॉर्मेंस ही नहीं होगी, तमाशा ही उठ के चले जाएंगे, अंडे मारेंगे, तो हाउ कैन दे स्टे इन द ग्राउंड। जी गिलानी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हुए एकदम से इस साइड पे चले गए। पीडीएम का बयानिया क्या है, नैरेटिव क्या है? कभी वो कहते हैं हमारा इमरान खान से तो मामला ही नहीं है, हमारा तो जनरल साहब के साथ है, कभी DGISI का नाम लेते हैं, और पाकिस्तान के रियासती इदारों को जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, फिर दूसरे उनके साथी कहते हैं कि नहीं ये तो तय ही नहीं हुआ था, ये हमने नहीं करना। फिर वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में चले जाते हैं, वो कहते हैं माजी में आपके साथ ये हुआ, माजी में आपके साथ ये हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में तो आज तक, काफ़ी से पहले तक तो आप दोनों की हुकूमतें थी, वो वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से निकलते हैं जहाँ पे अपनी चोरी चकारी और जो बाकी NRO की बात है या बाकी केसेस छुड़वाने की बात है, FATF में जब चीज़ें देनी होती हैं कि 5 साल से पुराने केसेस ना उखाड़ो, इतने ज़्यादा पैसों से ऊपर में जवाब दीजिएगा, अगर ऑपोजिशन बाजिद रहती है जलसे पे, हाँ या ना? देखिए, मेरा ये ख्याल है अपोजिशन में कोई सेंसिबल और सेन वॉइसेस होनी चाहिए। अपोजिशन हम तो इजाजत नहीं दे रहे हैं, हम तो इजाजत नहीं दे रहे हैं, सर टाइम बहुत थोड़ा रह गया। डॉक्टर साहब, लास्ट में अगर सूरत हाल यही रहती है, जलसे जुलूसों का सीजन चलता है, तो सूरत हाल कितनी गंभीर हो सकती है? जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि जब आपके जो सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, आप मास्क नहीं पहनेंगे, आप करीब रहेंगे, तो उसमें वायरस ज़रूर फैलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। तो आप क्या मैसेज देंगे दोनों जमातों को? ना सिर्फ कि जलसे बल्कि और इज्तिमा भी, जैसे शादी के इज्तिमा है, लोग इकट्ठे होते हैं, हर किस्म के इज्तिमा से अगर इज्तनाब किया जा सके तो कौम के लिए, आपके लिए, सबके लिए ये बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया, मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने लास्ट में बात की, मैं भी उनकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि अगर आप लोग खुद अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो इस जो वबा है इस पर काबू पाया जा सकता है, बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है, और आपको अपनी मईशत को लॉकडाउन भी नहीं करना पड़ेगा। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, बार बार हाथ धोए, जैसे कि गवर्नमेंट भी कह रही है और मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है, तो सिर्फ एहतियाती तदाबीर से आप इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।